नमस्कार दोस्तों। सपने देखना अलग बात है और सपनों को सच करना अलग बात है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है और जब तक हमारे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक इस देश की समृद्धि मुमकिन नहीं है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम हिमाचल प्रदेश के किसी भी गांव में आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे उसी मरुस्थलीय प्रदेश हमारे राजस्थान का सीकर ज़िला है। सीकर ज़िले के बेरी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर शेखावाटी कृषि फार्म पर हम मौजूद हैं। एक नवाचार जहां पर किया गया, पूरे देश के किसान चौंक गए। एक महिला किसान ने वो नवाचार करके दिखाया इस खेती के अंदर कि किस तरह से यहाँ पर वो फ्रूट्स यहाँ पर पैदा किए जा सकते हैं, यहाँ पर वो फसलें ली जा सकती है जो लोग ये सोचते थे कि शायद हिमाचल प्रदेश में ही सेव हो सकती है, ऐसे अनार हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में ही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवाचार जो व्यक्ति करता है वो सबको मार्गदर्शित करता है। ऐसा ही मार्गदर्शित करने वाले महिला किसान हमारे साथ में हैं, संतोष देवी खेदड़, जो कि बेरी गांव के पास उनका शेखावाटी कृषि फार्म के नाम से फार्म हाउस है। उनसे बातचीत करेंगे और इस खेती के नवाचार, क्योंकि आज जो हर कोई जो किसान है, किसानी करता है, खेती करता है, वो चाहता है कि उसकी इनकम ज़्यादा हो, बेहतर इनकम हो, प्रगतिशील किसान वो बनना चाहता है, उन्नत किसान वो बनना चाहता है। लेकिन वो उसके लिए क्या करे, किस तरह से वो अपनी इनकम को बढ़ाए और इनकम को बढ़ाए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खेती का ऐसा सौगात दे सके। बहुत बहुत स्वागत करूंगा, बधाई दूंगा आपको जिस तरह से आपने नवाचार खेती में किया। सबसे पहले मैं आपका परिचय ही सुनना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस खेती के नवाचार में आए, क्योंकि मैं जो मेरे पीछे ये जो दृश्य देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गांव में इसी तरह की खेती होती है और वहाँ से सेब अनार वगैरह खूब होते हैं। लेकिन सीकर ज़िले के अपने राजस्थान के अंदर इस तरह की ये खेती, तो ये किस तरह का सफ़र आपका रहा, कैसे आप इस सफ़र में आगे बढ़े और ये खेती आपकी शुरू हुई? मेरा नाम संतोष खेदड़ है और मैं गांव बेरी की रहने वाली हूं, जिला सीकर राजस्थान से हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक किसी को दूसरे को तो सपना लगता है, लेकिन जो यहाँ पे आके देखता है तो वह यही कहता है कि आप जो बताते हैं हमें यहाँ आने पर उससे 21 ही मिल रहा है। इसलिए मैं हर एक किसान भाइयों से यही कहूँगी कि जो जो आगामी पीढ़ी है अपनी, उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बागवानी क्षेत्र में आई हूँ। मैंने परंपरागत खेती छोड़ी है, क्योंकि परंपरागत खेती में हम इतना मुनाफा भी नहीं कमा सकते। इसके लिए मैंने बागवानी क्षेत्र को चुना है। बिल्कुल, आपने परंपरागत खेती को छोड़ा, यहाँ पर अपने जैसे साधारणतः अपने बाजरी, गेहूँ और ये मूंग मोठ होते हैं, पर ये आपने फ्रूट्स की जो खेती करनी शुरू की, तो ये कैसे दिमाग में कैसे आया कि आपको ये इस तरह का काम करना चाहिए? ये मेरे पति जब होमगार्ड की नौकरी किया करते थे तो उन्होंने यही कहा, हम जब बैठते थे तो यही होता था कि हम क्या करें आगे, क्योंकि आगे बच्चों को भी पढ़ाना है, उनकी परवरिश अच्छी करनी है। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अलग हटके करें, क्योंकि जो अलग हटके करेंगे तभी हम उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए मेरे पति ने अनार को ही बेस्ट चुना। उसके साथ फिर हमने 2008 में ये अनार का बगीचा लगाया था और इसी के साथ आज आप देख रहे हैं। तो अनार का आपने बगीचा लगाया तो कितने समय में वो तैयार हो गया और किस तरह से आपने उसमें इनकम किस तरह से हुई आपको? अनार का बगीचा हम 2008 में लगाया था हमने। फिर 2 साल बाद, क्योंकि हम छोटे पेड़ पे तो फल ले नहीं सकते, इसलिए हमने 2 साल इंतज़ार किया और 2 साल के बाद जब 2011 में हमें उसके फल मिले तो उनको जब हमने बाज़ार भाव देखा, क्योंकि बाज़ार में अगर हम बेचते हैं तो उनका हमें भाव नहीं मिलता है। इसलिए मेरे पति कभी कभी थोड़ा, कभी सिक्कर में मोल थे उन्हें देते, कभी जो बड़े अफसर थे उन्हें ले जाके देते। तो जो हमारा मार्केट था वह हमारा खेत में ही बन गया और हमारे उस समय पे 100 रुपये किलो अनार गई। तो इसलिए हमें पहला मुनाफा 3-4 लाख रुपए हमें हुआ। तो हमें इतनी खुशी हुई कि भाई आज हम अपनी खेती में बाजरे और गेहूं से इतना नहीं कमा पाते और आज हम इस अनार से कमा रहे हैं। उसी के साथ फिर हमने ये सोचा क्यों नहीं हम थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आगे बढ़ाने के बिना आप पीछे तो हट नहीं सकते और थोड़ा कमाएंगे तो आगे बढ़ना हमें ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने फिर ये जो हमारे थोड़े थोड़े करके, जैसे नींबू के, मौसमी के, एप्पल के, थाई बेर के, हर वैरायटी के हमने मदर प्लांट लगाए। उसी के साथ हमने फिर धीरे धीरे करके उन्हीं की जो कटिंग थी वह लेकर के और उनसे हमने पौध तैयार करना शुरू कर दी, क्योंकि हर एक किसान भाई था वह दर दर भटक रहा था कि भाई उन्हें अच्छी क्वालिटी की पौध नहीं मिल रही थी। इसलिए वो जब भी यहाँ आते थे उनके ये कहते हमारा फल ऊपर से हरा है, अंदर से सफ़ेद है, ना मार्केट में जा रहा है। तो हमें इतना दुख होता था कि भाई किसान भाई अपनी खेती में ही कमा रहा है और फिर भी उसे पैसा नहीं मिल रहा है। एक जैसे मैं चैलेंज जो अपने राजस्थान का है वो है यहाँ का सीमित पानी, और
यहाँ पर भी सीकर में भी पानी नीचे है बहुत, तो ये सीमित पानी के अंदर जो फल की खेती है उसमें अपने को पता है कि पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और लगातार ज़मीन में नमी बनी रहनी ज़रूरी होती है। और यहाँ की जो ज़मीन है वो एकदम खुश्क ज़मीन है, शुष्क ज़मीन है। तो ऐसे में आप किस तरह से उस सिंचाई को करते हैं सीमित पानी होते हुए? ये मैं आपको बताऊंगी कि पहले शुरुआत में हमारे पास ना ट्यूबवेल था, तो फिर हमने ट्यूबवेल कराया, फिर हमने 5 साल तक इस बगीचे को हमने जनरेटर सेट से सींचा है। उसके बाद हमें सौर ऊर्जा मिला। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगी कि अगर हमें पानी बचाना है, क्योंकि हमें बूंद बूंद सिंचाई से ही पानी बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ नमी बनाए रखना। 4-5 दिन से उन्हें आधा घंटा 1 घंटा चलाना है, जिससे उसमें नमी बनी रहे, जिससे कि हमारा पेड़ है वो ग्रोथ ज़्यादा करता रहे और हमारा पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। इसलिए हमें पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल। और मैं आपकी उस इनकम के बारे में भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि वो इस तरह से खेती करके कितना कमा सकते हैं, कितनी वो मेहनत करें। क्योंकि कई आपको तो लगभग आज 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन जो अब नए भी कई लोग करना शुरू करेंगे तो वो किस तरह से कमा सकते हैं? आप इतने साल आपने मेहनत की, आप किस तरह से कितना कमा पाती हैं? मैं किसान भाइयों से ये कहूँगी कि जो हम अपने जो गेहूँ बाजरा कर रहे हैं उसमें इनकम नहीं कमा सकते, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खेती को छोड़ करके शहरों में जाके बस गए हैं और वहाँ प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन्हें हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो अपनी खेती में आएँ और दर दर ठोकरें न खाएं, वो अपने बागवानी में आएँ, क्योंकि बागवानी में हम मन चाहे पैसा कमा सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे हमें अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए हर एक किसान भाई को ये कहूँगी कि खेती में आकर के आप अपना, पानी है सबके पास, तो वो बूंद बूंद सिंचाई से अपन पेड़ लगा सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के लगाएं। तो उससे हम 2 साल तक वेट करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद ही हम उसमें फल लें तो अपना पेड़ है वो ग्रोथ अच्छी करेगा। और उसके साथ हर एक किसान भाई अगर पेड़ लगा रहा है उसमें हमें 2 साल तक उसमें सब्जी कर सकते हैं, पपीता की है खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलग इनकम हो सकती है 2 साल तक। जितना हमारा खर्चा नहीं लगता है उससे ज़्यादा हम इनकम कमा सकते हैं, और उसके लिए हमें बाज़ार से भी कुछ नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खाद हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और हर एक किसान भाइयों को ये कहूँगी कि वो अगर मुझे फ़ोन करते हैं तो अगर मैं नहीं उठाती हूँ तो मेरी जो वेबसाइट है शेखावाटी कृषि फार्म के नाम से, वो उसकी लोकेशन से हमारे खेत पे आ सकते हैं और विजिट करें और देख कर फिर तय करें कि हमें किस तरह के पेड़ लगाने हैं। मैं आपकी इनकम के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने इतने साल मेहनत की है, तो आप किस तरह से कितना कमा लेते हैं एवरेज में? देखिए किसान भाइयों, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लगाते हो तो 2 साल बाद आप 4-5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यही मैंने कमाए हैं, 4-5 लाख रुपए तीसरी साल में कमाए हैं। उसी के बाद जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, उसी तरह से धीरे धीरे करके इनकम बढ़ती गई। फिर इन्हीं से हम मदर प्लांट तैयार करते गए और हमारे पेड़ बड़े होते गए। तो मैं आज 12-13 लाख रुपए तो अपनी अनार है, मौसमी है, इनसे कमा रही हूँ, फलों से। उसी के साथ इनकी जो पौध तैयार कर रही हूँ, 15 लाख रुपए उनसे कमा रही हूँ मैं। और अगर खर्चा माने अपन तो यही 5-7 लाख रुपए खर्चे के निकाल देते हैं, फिर भी मेरे पास खूब बचत है। तो आपके परिवार का भी आपको लगातार सहयोग मिलता रहा होगा, तो आपके पति और आपके बच्चों वगैरह का किस तरह से यहाँ पर आपकी इस बागवानी में, खेती में किस तरह का सहयोग रहता है? किस तरह से वो आपका काम में हाथ बटाते हैं? ये देखिएगा, मेरा अकेली का सहयोग नहीं है, क्योंकि परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहा है। मेरे 2 बच्चियाँ हैं, 1 लड़का है और मेरे पति हैं। हम पूरा परिवार इसी खेती में लगे रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हर एक इंसान के लिए उसकी पूंजी उसके बच्चे होते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा हमारा ध्यान देना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। यही मैंने सोचा, मैंने पैसा अपने पास इकट्ठा नहीं किया और अपने बच्चों को पढ़ाया है। एक बेटी और एक बेटे को एग्रीकल्चर से बीएससी करवाया, बड़ी बेटी को बीएड करवा के उसकी शादी की है, और अपनी बेटी को मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया है, और बच्चे को भी इसी बागवानी क्षेत्र में बीएससी करवा के खेती में ही लगाया है। एक बात और भी मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मेरे को जानकारी मिली थी कि आपने, जब आपकी बेटी की शादी हुई थी, तो आपने जो जान जुआरी अपने यहाँ पे बोलते हैं उसमें आपने पौधे वगैरह दिए थे, वो क्या कहानी थी? वो मैंने बेटी की शादी में दहेज नहीं दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि सभी लोग ये चाहते हैं कि अपनी बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा करें, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते और वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए मैं उस सोच को बदलना चाहती थी। इसलिए हमने अपनी बेटी को, जो हमारे समधी जी थे, उन्हें 551 पेड़ दिए, और जो बाराती आए थे हर बाराती को हमने 2-2 पेड़ दिए, जो हमें आज भी याद रख रहे हैं। बिल्कुल। प्रकृति हमें क्या कुछ दे सकती है, और प्रकृति ही हमें, वैसे देखा जाए तो सब कुछ दे सकती है। बस ज़रूरत है कि हम प्रकृति के प्रति फ्रेंडली बने और
फ्रेंडली होकर प्रकृति को समझें, प्रकृति के अनुरूप कुछ काम करें, खेती करें। क्यों, जैसा कि संतोष देवी जी का भी कहना है कि शहरों, बड़े बड़े शहरों में हर कोई वहाँ धक्के खाने से मतलब नहीं है। इससे अच्छा है अपनी ज़मीन से जुड़े। यहाँ पर कई ऐसे किसान हैं जो ज़मीनें जिनकी खाली पड़ी रहती है और वो वहाँ पर की छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं। तो अब मैं आपकी उस थोड़ी सी परंपरागत खेती से जो नवाचार जो खेती है आपकी बागवानी है उसको थोड़ा समझना चाहूँगा। किस तरह से जो ये आपने ज़मीन में जो बिछा रखा है उसको थोड़ा मेरे को आप उस तरह से समझाइए, किस तरह से ये जो पानी वगैरह दिया जाता है इसको। अब ये आप देख सकते हैं, हमने बूंद बूंद लगा रखी है, क्योंकि कई किसान भाई हैं वो लंबी ड्रिप बिछा के और 2 ही लगाते हैं, इसलिए उनमें नमी नहीं बनी रहती। इसलिए हमने हर एक किसान भाई को यही सिखाया है कि गोलाई में करके ही लगाएं, जैसे हमने लगा रखा है। इस तरह से इसमें पूरे पेड़ में नमी बनी रहेगी। अगर हम 1 घंटा पानी चलाएंगे तो यह पूरा पेड़ नमी से हो जाएगा और इसकी जो जड़ें हैं वह ग्रोथ करेंगी। पौध किसान जब ले जाता है तो वो वैसे सीधा ही लगा सकता है या उसके लिए कोई उसको स्पेशल ट्रेनिंग की या उसको जानकारी की ज़रूरत है, तो वो जानकारी किस तरह आपसे ले सकता है? जब भी किसान भाई हमारे पास पौध लेने के लिए आता है, हमें पहले उससे सारी प्रक्रिया बताते हैं कि भाई उसे कैसे ले जाके पेड़ लगाना है। उससे पहले कुछ भी नहीं तैयार करना है, उसे सिर्फ पुरानी खाद तैयार रखनी है। उसके बाद वह जब लेके जाएगा तो हम उसे यही बता देंगे 1 बाई 1 का गड्ढा करना है, ताकि वह उतना ही पॉलीथीन है उतना ही गड्ढा करना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। वह करके और फिर उस पेड़ को लगा करके और फिर उसमें डोली बना करके और उसमें 10 लीटर पानी डाल देंगे। उसके बाद हमारा वह प्लांट तैयार है। उसके बाद हम महीने बाद उसमें खाद डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो उसकी बारीक जड़ें हैं वही उसमें खाद लेंगी, इसलिए धीरे धीरे करके उनमें वो पोषण जाता जाएगा और पेड़ है वो ग्रोथ करता जाएगा। और मैं हर एक किसान भाई से कहूँगी, कई किसान भाई हैं कि हमारा जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी देते हैं और उसी जड़ के पास ही खाद डालते हैं। इसलिए उस जड़ के पास न डालें, 1 फुट जो उसका तना है उससे 1 फुट दूरी पर वो खाद डालें और उसके तने के पास थोड़ी ऊंचाई रखें, ताकि उसके तने के पास पानी टच ना हो, जिससे उसकी पेड़ ख़राब नहीं होती। वैसे आपने यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी बना रखा है, जो किसान आते हैं उनको आप प्रशिक्षित यहाँ पर करते हैं? हमने अपने पैसों से हर किसान भाई के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला है, ताकि किसान भाई भटकता रहता है। क्योंकि हमने बहुत दुख देखे हैं, जब प्लांट लगाए थे तो हमें ये नहीं पता था कि किस तरह से लगाना है, कैसे खाद पानी देना है। इसलिए मैं आज हर एक किसान भाइयों को बैठा करके प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वह कैसे उन्हें लगाएंगे, कैसे खाद देंगे, कब उन्हें पानी देना है, कौन सी उन्हें स्प्रे करनी है, कैसे उन्हें खाद बनानी है, कैसे उन्हें डिकम्पोजर बनाना है, कैसे जीवामृत बनाना है। मैं हर एक किसान भाइयों को ये देसी खाद बनाना सिखाती हूँ और उन्हें आकर के सारा बताते हैं। तो ये खाद की आप बार बार जब जिक्र भी आ रहा है, और वैसे भी खेती में खाद का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, और आज जो रासायनिक खाद कहीं कहीं पर जो इस्तेमाल हो रही है वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही घातक है। यहाँ पर जो आप जो खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, उसमें आप कौन सी खाद काम में ले रहे हैं और किस तरह से उसको तैयार करते हैं? मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास पैसा कौन सा बचता है, वही पैसा बचेगा जब हम अपनी खाद घर पे तैयार करेंगे। वरना तो हम इतना ही कमाएंगे कि जितना रसायन अपन दुकान से लेके आएंगे, और उससे हमारी जो उर्वरा शक्ति है, खेती है, वह भी बिल्कुल नष्ट होती जाएगी और हम उस ज़मीन में कुछ भी नहीं उगा सकते। कई किसान भाई मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैडम हमने जो घास जलाने वाली दवाई है उसका स्प्रे मारा था तो अब हमारे चने नहीं हो रहे हैं। अब मैं किसान भाइयों को कहूँगी, अभी चने नहीं हो रहे हैं, आगामी खेती में आपको कुछ भी नहीं होगा उसमें अगर आप रसायन डालोगे। तो इसलिए हर एक किसान भाइयों को ये कहूँगी कि जो हमारे पास अगर गाय है, गोबर है, तो हम बाहर से क्यों लाएं। इसलिए हर एक किसान भाइयों को जीवामृत बनाना चाहिए, डिकम्पोजर बनाना चाहिए, जिससे हमारा पेड़ है वह ग्रोथ ज़्यादा करेगा। और डिकम्पोजर है उसका हम स्प्रे भी मार सकते हैं और एक कीटनाशक बना करके भी उसका स्प्रे मार सकते हैं, ताकि उस पर कीट नहीं लगे। और इससे क्या है कि हमारी जो ज़मीन है वह बिल्कुल फोफली रहती है। इससे खुरपी से अगर हम खुदाई भी करेंगे तो आराम से उसमें कर सकते हैं, फावड़ी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हर एक किसान भाई को ये कहूँगी कि जीवामृत बनाइए और अपने पेड़ों में दीजिए। उससे हमारा पेड़ है, उस जो फल है उसका स्वाद और साइज़ भी और आकार अपने आप ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें अपने आप उन्हें सूक्ष्म तत्व मिल जाएंगे। इसलिए जीवामृत में हमें कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ गाय का देसी गाय अपने को रखनी है और उसका 20 लीटर गौमूत्र लेना है, 20 किलो गोबर लेना है, 2 किलो उड़द का आटा लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है और 2 किलो हमें बड़े पीपल या बड़ की मिट्टी लेनी है। उसे हमें 200 लीटर के ड्रम में डाल करके और 20 दिन तक हिलाना है और 20 दिन के बाद हमारी वो खाद तैयार है। उससे फिर 200 लीटर पानी से भर लेंगे। उसके बाद हम हर प्लांट में 1-1 लीटर डालेंगे, जिससे कि उसे उसकी खुराक मिलती रहे। और जो उसमें हम गुड़ डाल रहे हैं 2 किलो, तो गुड़ से हमारा जो फल है उसका मिठास बढ़ता जाएगा। और जो उसमें हमें जो दाल का जो आटा डाल रहे हैं उड़द का, उसमें इतने वो होते हैं कि जिससे उसकी साइज़ आती है, उसकी साइज़ उसमें बढ़ती रहेगी।
और सूक्ष्म तत्व सबसे ज़्यादा उस पेड़ में होते हैं, जो वट वृक्ष होता है हमारा बड़ा, उसकी मिट्टी में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तत्व मिलते हैं, इसलिए अपने पेड़ को उसकी खुराक मिलती रहेगी। इसलिए हर एक किसान भाइयों को अपनी खाद है वह घर पे ही तैयार करनी चाहिए और जहर को मत लेके आओ, वरना तो कैंसर और वही होगा। बिल्कुल, आज जो बीमारियां भी हमारे समाज में हम देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां तरह तरह की बढ़ गई है, तो ये बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी इस खेती, रासायनिक खेती की वजह से है। तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है, जैविक खेती को अपनाएं। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं गौ पालन के ऊपर, क्योंकि गाय हमारी इस ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए गाय बहुत उपयोगी है, गाय बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से ज़रूरी है और किन शब्दों में संतोष देवी जी इस गाय की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबको ये कहना चाहूँगी, गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हर बच्चे को, अगर जो जन्मता बच्चा है उसे भी हम अगर गाय का दूध पिलाएंगे तो वो माँ के जितना उसे सपोर्ट करेगा। इसलिए गाय का सबसे महत्वपूर्ण हमारी खेती में इसी का उपयोग है, क्योंकि इसका जो गौमूत्र है और इसका गोबर है वह सबसे बेस्ट है। अगर इसका गौमूत्र सुबह अगर पिया जाए तो किसी के भी अगर डायबिटीज़ हो या कैंसर हो वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये तो हमारी खेती है, इसके लिए मैं सभी को देसी गाय रखने के लिए कहूँगी। गीर गाय है, ये जो थारपार है, ये गाय रखें और इनसे अपने बच्चों को भी हम पाल सकते हैं। क्योंकि रसायन है जो ये होलिस्टर रख रहे हैं, अब आजकल ये रख रहे हैं, उनके दूध भी ज़्यादा है, सब पैसा कमाने के लिए रख रहे हैं, तो उससे क्या है, सभी बच्चे हैं वो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए अब सरकार भी हमें सहयोग कर रही है कि भाई सब देसी गाय लेके आओ, सभी को वही रखनी है। इसलिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, आपने सरकार का जिक्र किया, तो किस तरह से आपकी इस बागवानी और खेती में सरकार का किस तरह से, कृषि विभाग का किस तरह से क्या रोल रहा है, किस तरह आपको सपोर्ट मिलता रहा है? मैं बताऊंगी कि उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, इनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। क्योंकि किसान को जब प्लांट लगाता है तो उसे सब्सिडी मिलती है, जब हमने ड्रिप सिस्टम लगाया तो उस पर भी सब्सिडी मिली है, और सोलर लगाया तो उस पर भी सब्सिडी मिली है। और जो उद्यान के अधिकारी हैं वे भी किसान भाइयों को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि आपको पहले तो पता नहीं रहता है कि किसानों को कैसे करना है, लेकिन वो अधिकारी बताते रहते हैं कि आपको ये करना है, इस तरह से करना है। तो इसलिए मैं उनका सबका सपोर्ट मानती हूँ, सबसे अच्छा सहयोग है हमारा। बिल्कुल, आपको जो सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। सरकार के अलग अलग आपको प्रगतिशील किसान के रूप में आपको बार बार सम्मानित किया गया है, कहाँ कहाँ तक आपको सम्मानित किया गया, किस तरह से क्या? किसान भाई मेहनत तो खूब कर लेता है, लेकिन जब उसे कोई सम्मान मिलता है तो वो यही चाहता है कि उसे दिन दोगुनी रात चौगुनी वो मेहनत करता रहे। क्योंकि जब मुझे पहला अवार्ड मिला, माननीय जब पहले कृषि मंत्री जी थे, वो कांग्रेस के थे, तो उन्होंने सम्मानित किया, 25,000 रुपये का पहले इनाम उन्होंने दिया था। और उसके बाद माननीय वसुंधरा जी ने भी 2016 में हमें सम्मानित किया था। और जो वेंकट नायडू जी हैं, आज उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, तो उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। उसके बाद हमारा जो हौसला था वह इतना बढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा करें और हम अपनी खेती में दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करते रहे। उसके बाद हमें IIT से दिल्ली में बुलाया गया, वहाँ भी सम्मानित किया गया, उदयपुर में भी सम्मानित किया गया, एक किसान वैज्ञानिक की उपाधि हमें दी गई। और फिर मैं सबसे ज़्यादा ये मानूंगी कि हर एक महिला का सपना होता है कि वो एरोप्लेन में बैठे, इसलिए मेरा भी सपना था कि मैं भी हवाई जहाज़ में बैठ के तो देखूं। तो ये भी भगवान ने पूरी की। मुझे कोलकाता बुलाया गया और उन्हीं की टिकट थी, और जगदीप धनखड़ जी से भी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे हवाई जहाज़ में बैठने का मौका दिया, और मैं खेती में मेहनत करके आज हवाई जहाज़ में बैठी हूँ। बहुत बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, एक महिला किसान के आप शब्द सुनकर एहसास कर सकते हैं कि आप खेती से क्या हासिल कर सकते हैं और किस तरह से संतोष देवी जी ने अपने सपनों को साकार किया खेती के द्वारा। आप भी जैविक खेती से जुड़ें, प्राकृतिक खेती से जुड़ें और भी इनसे जानकारी लेते हैं कि ये कौन कौन सी खेती अभी कर रही हैं और क्या क्या नवाचार इनके द्वारा किया जा रहा है। शेखावाटी कृषि फार्म बेरी सिक्कर में मौजूद हैं, जहाँ पर बागवानी, फलों की बागवानी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ सिक्कर राजस्थान में फलों की खेती की जा रही है। इसी से इम्प्रेस होकर यहाँ पर लोग आते हैं और पौध ले जाते हैं, अपने वहाँ भी बागवानी करते हैं। ऐसे ही एक किसान मित्र हमारे साथ में, उनसे परिचय जानते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं डॉक्टर PC बैनीवाल, विलेज सरदूलगढ़, डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब से आया हूँ जी। और तो यहाँ पर आपने जो खेती है, इसकी पहले जो ये बागवानी है, इसको पहले सीखा? मैं जी 1 महीने पहले यहाँ आया था और उस समय मैं पूरी ट्रेनिंग ले गया था। हाँ जी। अभी आप कितनी पौध वगैरह ले जा रहे हैं यहाँ से? मैं कम से कम 1.5 एकड़ की पौध लेके जा रहा हूँ जी। कौन कौन सी पौधे ली आपने? मैंने 1.5 एकड़ की तो लिया अनार की, और बाकी मिक्स लिए हैं जो इस वाटिका में मौजूद हैं। जिस तरह नींबू है, मौसमी है, सेब है, ये सभी लिए हैं।
तो यहाँ पर आपने ट्रेनिंग भी ली, आपने यहाँ जानकारियाँ भी ली, आप यहाँ पे रुके भी थे और अब आप पौध लेने निकले हैं, तो कैसा लगा यहाँ का वातावरण और ये खेती के बारे में जानकारी लेकर क्या क्या आप उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाला जो समय है, वो है ही ऑर्गेनिक खेती का। ऑर्गेनिक खेती के बगैर बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। ये तो बहन संतोष जी हैं कि इनसे मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, और ये इनसे अप्रिशिएट हो गए और एक बाग लगाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे फल हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, उसे एक मक्खी आती है सुनहरे कलर की जो उसे डंक मार के उसे ख़राब कर देती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इसके अंदर इतनी मक्खियाँ इकट्ठी हुई हैं और ये इसी के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। ये एक फेरोमोन ट्रैप होती है। ये हर किसान भाई को 1 बीघा में 4-5 टिकिया लगा देनी चाहिए ताकि जो सारी मक्खियाँ वह इसके अंदर अटैक हो जाएं और हमारे फल को ख़राब नहीं करें। इसलिए हमारा फल तभी ख़राब आता है, बाज़ार से हम लेके आते हैं, वह ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से वह ख़राब होता है। वह इसी मक्खी की वजह से ख़राब होता है। एक जैसे कई किसान खेती करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में फल नहीं मिलते या उस तरीके से फल नहीं मिलते, उतने उन्नत किस्म के नहीं मिलते, इनके क्या कारण होते हैं? इनका वही कारण है, एक तो वह रसायन डाल रहे हैं, इसलिए उन्हें ना तो फल की साइज़ मिल रही है ना उनका टेस्ट मिल रहा है। और एक कई किसान भाई ऐसे हैं कि पेड़ को बढ़ा रहे हैं, झाड़ बना रहे हैं, उनकी कटिंग नहीं करते। हम पेड़ की जब फल लग जाता है, मेन कटिंग तो जनवरी पे कर देते हैं। उसके बाद जब फल आ जाता है, फल आने के बाद हर महीने हम उसकी कच्ची फुटान को रोकते रहते हैं ताकि जो हमने जो खाद दी है अपने पेड़ में वह उसकी कच्ची फुटान न लेकर के उस फल में जाए, जिससे उसकी फल का स्वाद और साइज़ बढ़ जाती है। यही हर किसान भाई को हम समझाते हैं, उन्हें अभी नॉलेज नहीं है, इसलिए हर किसान भाई हमारे पास आके सीखता है। अब आपकी थोड़े से बगीचे के बारे में जानकारी आपसे ही चाहूँगा कि कौन कौन से आपने पेड़ लगा रखे हैं और कौन कौन सी खेती में अब जो नवाचार आप कर रहे हैं। सबसे पहले अनार की जैविक खेती के नाम से आपकी प्रसिद्धि मिली आपको, आपने एक नवाचार आपने करके दिखाया। अनार के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। कितनी मात्रा में ये अनार के पेड़ हैं? ये हमारे पास 5 बीघा में हैं, 230 प्लांट हमारे पास अनार के हैं। फिर हमारा जो गैप था वह ज़्यादा था, 15 बाई 15 का था, तो हमने फिर उन्हीं के बीच में ये मौसमी के प्लांट लगाए हैं। और इसी के साथ मौसमी के प्लांट लगा करके हमने इसी के अंदर थाई बेर है, नींबू है। कौन कहता है कि भाई सेब हमारे जम्मू में होती है, हिमाचल में हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे जो राजस्थान है इसकी जलवायु में एप्पल हो सकती है। ये आज मैं आपको बता दूं, ये मेरा सेब का पेड़ है, इसे आज 4 साल हो गए हैं। 12 महीने का था तब हमारे फ्लोरिंग शुरू हो गई थी इस पर, लेकिन दूसरी साल इस पर कलर आना शुरू हो गया। इस पर बिल्कुल लाल कलर आया और हर एक किसान भाई यही कहता कि हमारी ये 50 डिग्री टेम्परेचर पे सेब कैसे हो सकती है। इसलिए हर किसान यहाँ पे देखने को आता है और फिर यही अचंभा करता है कि अरे भाई ये तो जम्मू कश्मीर में भी जून के महीने में नहीं मिलती है और वो हमारे राजस्थान में मिल रही है। हर एक किसान भाई, इसलिए हमने इस बार 10,000 प्लांट तैयार किए गए थे, तो वह हमारे पूरे सेल हो गए। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, इधर भी गुजरात है, इधर के किसान सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि वह जो नई तकनीकी की जो पौध निकलती है सबसे ज़्यादा वही किसान आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पौध हमारी गुजरात की साइड ही जा रही है, कच्छ साइड में सबसे ज़्यादा जा रही है। और एक जयपुर में है, किसान भाई हैं जिन्होंने अब की बार प्रोडक्शन भी लिया है। कई किसान भाई ऐसे हैं जो आज उत्पादन ले रहे हैं और वे इतने खुश हैं कि हमारे यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पे सेब हो रही है। ये सेब का आपका मतलब नवाचार इसी साल से शुरू हुआ है? नहीं, हमारे पास 5 साल हो गए इसका नवाचार होते हुए, क्योंकि ये आज 5 साल का पेड़ हुआ है। जब ये 5 साल का पहले छोटा प्लांट था तो हमने ये सोचा पता नहीं लगेंगी भी या नहीं लगेंगी सेब, सुनाई है। लेकिन इसने जब ग्रोथ की तो दूसरी साल जब इस पर फल आया तो हमने इसका फल देखा, लेकिन उस पर क्या था कि थोड़ा कलर कम आया। और जब ये 3 साल का हो गया तो इस पर कलर बिल्कुल लाल कलर आ गया। और इस साल हमने देखा कि जब पेड़ अगर ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है तो उस पर दूसरी साल भी कलर आ सकता है, क्योंकि हमने जब ये दूसरे प्लांट लगाए इसी से ही कटिंग करके तो उस पर दूसरी साल भी कलर आ गया है। और हमने 50 प्लांट अपने मदर प्लांट्स यहाँ तैयार कर लिए हैं, जिससे हर एक किसान भाइयों को हम यहाँ पौध तैयार करके दे सकें। अब ये देखिए हमारी ये जो रेड वाली थाई बेर है, ये इसकी है, इसका जो कलर है बिल्कुल रेड आता है थाई बेर का। और इसके साथ ही हर एक किसान भाई ये चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन मिले, इसलिए थाई बेर पे 12 महीने का होते ही उस पर हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। हर एक किसान भाई उस पर 20 से 25 किलो थाई बेर ले सकता है, जिससे उसकी उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। और उससे मार्केट भाव भी पिछले साल हमारे से कोई जयपुर का किसान आके ये थाई बेर लेके गया था, तो इस साल उसे इतना अच्छा प्रोडक्शन मिला कि उसे 50 रुपये किलो उसके खेत से ही उसे सेल हो गए। तो इसके साथ ही हमने ये आप देख रहे हैं मौसमी लगा रखी है। इसकी यही खासियत है कि इसके पीछे एक चवन्नी आती है
और इसका पतला छिलका आता है जिसके इसके अंदर जूस सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारी ये मार्केट के अंदर 40-50 रुपए किलो जाती है और हर किसान यहीं से आके लेके जाता है। चूने का लेप कर देते हैं 2 फुट तक, ताकि इसमें जो फंगस है वह बिल्कुल भी नहीं लगता है, और इसी का हम अगर स्प्रे मारना चाहें तो वह भी मार सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखावाटी कृषि फार्म सिक्कर के बेरी गांव में, जहां पर महिला किसान जिन्होंने उदाहरण पेश किया है पूरे भारत में अपनी कृषि और बागवानी से, और आज पूरे भारत के लोग, भारत के किसान इनकी बागवानी को देखने के लिए आते हैं। तो कौन कौन से आपने इस बागवानी में आपने कौन कौन से फल लगा रखे हैं, वो थोड़ी सी पूरी जानकारी दें आप। हमने इनमें हर प्रकार के प्लांट्स लगा रखे हैं। अनार है, नींबू है, मौसमी है, किन्नू है, थाईवेर है, एप्पल है। आप हर प्रकार के यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। एक थोड़ा सा मैं ये भी जानकारी चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत की होगी तो एक फैमिली में रहा होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इनसे क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरुआत में जब लगाए तो सभी ने हमारी हंसी उड़ाई थी कि आपने ये सांप बिछा दिया। जब हमने ड्रिप लगाई तो ये सभी ने ये कहा कि ये सांप बिछा दिए, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आपके अनार जड़ में लगेंगे या ऊपर लगेंगी। सब ने हंसी उड़ाई। तो हमने सबकी ध्यान में किसी को नहीं दिया, क्योंकि मेरे पति ने ये कहा कि हमें मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ना है, किसी की सुनाई नहीं करना। और जब हर एक इंसान में अगर हिम्मत और हौसला हो तो हर इंसान क्या नहीं कर सकता, यही हमने किया। और फिर जब हमारे जब पेड़ पे जब फल आए तो हर एक ने यही किया कि भाई अगर आज हमने भी लगा लिए होते तो आप देख सकते हैं यह सबसे गरीब था और आज यहाँ कैसे इसने इसी खेती से आज ऊपर उठाया। ये बिल्कुल, प्रकृति हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, और एक संतोष देवी जी भी महिला हैं, एक माँ हैं। तो एक माँ होने के नाते आप माँ की तरह इन पौधों को पालती हैं, तो एक माँ होने के नाते और इस धरती माँ और धरती माँ से जुड़े हुए सभी वो किसान पुत्र, धरती पुत्र, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती है और अपने बच्चों को समझ सकती है। ये जो हमारी धरती है ये हमारी माँ है, इसे हम ये जो थोड़ा धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहे हैं, हम अपनी माँ को मार रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर हमारी माँ ने थोड़ा धीरे धीरे करके ये स्लो पॉइजन अगर हमें दिया होता तो आज हम इतने बड़े नहीं होते। इसलिए मैं हर एक से कहूँगी कि हमारी जो माँ है इसे हमें बचा के रखना है। जो हमें थोड़ा सा हमें पाल रही है, आज हमें इस कामयाबी तक ले जा रही है, तो ये हमारी माँ है। इसलिए हमें इसे बनाकर रखना है। इसलिए हमें जो रासायन खेती है उसको त्याग करके जैविक खेती में आना है। और हमारे जो जल का स्तर है वह नीचे जा रहा है, इसलिए जल को बचाना है। इसलिए बूंद बूंद विधि से हमें अपनी सिंचाई करनी है। चाहे आप कुछ भी करें, प्लांट लगाएं या और सब्जी कर रहे हैं, उसमें भी आप बूंद बूंद सिंचाई लगा सकते हैं। बिल्कुल, आज का ये खास कार्यक्रम खेती को लेकर, किस तरह से हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाकर अपने आप में एक प्रगतिशील किसान बन सकते हैं और अपनी ना सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं बल्कि एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और उदाहरण पेश कर सकते हैं अपने आसपास में, औरों के लिए भी हम सीख बन सकते हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ संतोष देवी जी खेदर आज से लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व इन्होंने एक नवाचार किया, एक बागवानी का शुरू किया। अपने 5 बीघा मात्र खेत में इन्होंने बागवानी शुरू की और आज पूरे भारत में एक उदाहरण बनकर सामने उभरी हैं और लगातार दूर दूर से इनके पास में किसान आते हैं और इनके बारे में जानकारी लेते हैं और अधिक किस तरह से इस खेती को किया जाता है, किस तरह से इस बागवानी को संरक्षित किया जाता है और अधिक से अधिक इनकम लेकर अपने आप को और अपने परिवार को खुशहाल बनाया जा सकता है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को लेकर। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।